वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम रिसेंट के सीरीज़ को कर रहे थे जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हमें पढ़ना है मौर्य पीरियड के बारे में। तो इसका हमारा टाइम पीरियड देख लेते हैं किस टाइम से किस टाइम तक रहा है। दैट इज़ 322 BC टू 185 BC तक का जो टाइम है हमारा वो रहा है मौर्य पीरियड। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा से पूछे जाते आए हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं और इनफैक्ट पूछे जाएंगे भी। सो इसलिए हमें इसको अच्छे से देखना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि कोई भी हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हम पढ़े, चाहे वो मौर्य पीरियड हो, गुप्ता पीरियड हो, या फिर हमने चाहे वो अपना भक्ति मूवमेंट देखा हो, चाहे कुछ भी, तो हम जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं हिस्ट्री का तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं उसके सोर्सेस। और सोर्सेस हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं लिटरेरी सोर्सेस, मतलब कि जो बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं, डायरी है किसी की मिल जाती है, वो होते हैं लिटरेरी सोर्सेस। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो मतलब हमें जो रिमेन्स मिलते हैं, टूटे फूटे किसी का घर मिल गया, बर्तन मिल गए, ज्वेलरी मिल गई, ये सब होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो ऐसे ही मौर्य पीरियड के भी हमें काफ़ी सोर्सेस मिले हैं और उन सोर्सेस के बाद ही हमें इस पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो पहले हम देखते हैं इसमें लिटरेरी सोर्सेस को। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेस मीन्स वही बुक्स, टेक्स्ट, डायरी, ये सब। तो सबसे पहले ही एक बुक है जो कि बहुत फेमस बुक है, दैट इज़ कौटिल्य की अर्थशास्त्र। ठीक है, ये इसी पीरियड में लिखी गई है। ये हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। तो देखते हैं क्या बताती है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स, सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है ये। ठीक है, ये बताता है गवर्नमेंट और पॉलिटी जो है उस टाइम पर कैसे पॉलिटिकल आपका सिचुएशन थी, कंडीशन कैसी थी, वहाँ की सरकार कैसी थी, इसके बारे में अच्छा खासा ये कुछ बताती है। फिर है एनालाइज करती है ये इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी मौर्यन एम्पायर की और पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो मौर्यन पीरियड था उसकी पॉलिटी, उसकी इकोनॉमी के बारे में काफ़ी डिटेल्ड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र। नेक्स्ट बुक इज मेगास्थनीज इंडिका। जो इंडिका बुक है जिसको मेगास्थनीज ने लिखा है, ये भी काफ़ी कुछ बताती है। तो क्या बताती है, पहली बात तो मेगास्थनीज कौन थे, तो वो थे एक एम्बेसडर सेल्यूकस निकेटर के, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते थे। वहाँ पर रहकर ही इन्होंने ये बुक लिखी है। इंडिका जो है, जितने भी फॉरेनर के अकाउंट है, जितने फॉरेनर आए इंडिया में मॉडर्न पीरियड में, उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा। उनमें सबसे ज़्यादा जो हम जिस पर रिलाय कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, वो हमारी रहती है मेगास्थनीज की इंडिका। इसकी ओरिजिनल कॉपी तो अब खो चुकी है, लेकिन इसके कुछ कोटेशंस हैं, इसकी कुछ बातें हैं जो दूसरे और राइटर्स हैं उन्होंने अपनी बुक्स में लिखी हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हाँ इंडिका में क्या लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसमें किसके बारे में बात की गई, इसमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की गई कि उस टाइम पर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन था, 7 कास्ट सिस्टम उस टाइम पर था, ये भी बताया है। फिर स्लेवरी उस टाइम पर नहीं थी, ये भी बताया है। और यूजरी कैसी थी इंडिया में, इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, मौर्यन पीरियड के टाइम की बात है। फिर है विशाखा दत्त ने लिखी है बुक मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस बुक लिखी है विशाखा दत्त ने, ये भी इसी टाइम पर लिखी गई है, मौर्यन पीरियड के टाइम पर। ये मॉडर्न पीरियड के टाइम पर नहीं बल्कि ये गुप्ता पीरियड के टाइम पर लिखी गई है, लेकिन ये बताती है मॉडर्न पीरियड के टाइम पर, ये बताती है कि कैसे चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंदा रूलर्स जो थे, नंदा के किंग थे, उनको हटाया था कुर्सी से, मतलब उनको राज्य उनका छीन लिया था और खुद राजा बने थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो कैसे चाणक्य की हेल्प से वो राजा बने थे, इसमें ये बताया गया है। किसमें बताया गया है, विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस में। और ये बुक जो है ये गुप्ता पीरियड में लिखी गई है, लेकिन ये बात किसकी करती है, मौर्यन पीरियड की करती है। देन पुराण में भी मौर्यन पीरियड के टाइम की बात की गई है। इसमें जैसे कि रिलीजियस टीचिंग्स हैं, उसमें बताया गया जो मॉडर्न किंग्स है उनका भी नाम आता है पुराण में। ठीक है, फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बात करें तो जैसे कि जताका है, उसमें इन
बात की गई है मौर्यन किंग्स की। मौर्यन पीरियड में कैसे आपके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसके बारे में बताया गया है। फिर जो श्रीलंकन बुक्स हैं, श्रीलंका की जो बुक है दीपवंश एंड महावंश, उसमें भी अशोक ने कैसे बुद्धिज़्म को श्रीलंका तक पहुंचाया इसके बारे में बात की गई है। और अशोक कौन थे? अशोक एक मौर्यन किंग थे, इसीलिए मौर्यन पीरियड के बारे में यहाँ से भी पता चल जाता है। तो ये कुछ लिटरेरी सोर्सेज थे हमारे मौर्यन पीरियड के टाइम के। अब हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। मतलब क्या है कि कुछ हमें रीमेन्स मिले हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स बने हुए होंगे, कुछ ज्वेलरी है, कुछ ऐसा मिल जाता है, उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सोर्स हैं दैट इज अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो अशोक जो थे, किंग अशोक, वो उनके अंदर ये हैबिट थी कि वो कुछ भी अगर उनको अपने प्रजा से कहना होता था या फिर उनको लगता था कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो पत्थरों पर उसको लिखवाते थे, या फिर पत्थरों पर लिखवा देते थे या फिर वो पिलर पर लिखवाते थे। ठीक है, हमने कई बार सुना भी होगा कि अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूप हैं, पिलर्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं। तो वही इंस्क्रिप्शंस हैं जिन पर उन्होंने कुछ ना कुछ लिखवाया हुआ था और वो अब हमें जाकर बहुत हेल्प कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में पता करने में। तो यहाँ पर रॉक पर लिखवाया गया है, इन्होंने पिलर पर लिखवाया और इन्होंने गुफाओं पर भी लिखवाया है। पूरी इंडिया में अलग अलग जगह पर ये मिल जाती हैं हमें लिखी हुई। इनकी इम्पोर्टेंस पहले तो नहीं थी, जब तक हमें पता ही नहीं है कि क्या लिखा है, जब हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखा है, उसका मतलब नहीं पता, तो हमारे लिए वो चीज़ तो इतनी यूज़फुल नहीं है। लेकिन जब हमें ये पता चल गया कि इसको कैसे पढ़ा जा रहा है, इसको जब हमें समझ में आया कि उन्होंने आखिर में लिखवाया क्या है, तब इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई। और ये जो क्या लिखा है इसको समझा था सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में। उन्होंने समझ लिया था कि अशोका ने जो लिखवाया ये क्या लिखा हुआ है। आइडेंटिफिकेशन हुआ है 20th सेंचुरी में। फिर मेजॉरिटी ऑफ देम जो हैं वो उसमें क्या है कि ज़्यादातर इसमें क्या बताया गया है, अशोका ने अपनी पब्लिक, अपनी जो प्रजा है उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ बताया कि उनको कैसे कंडक्ट करना है। उसमें इन्होंने बुद्धिज़्म को जो है बताया है, बुद्धिज़्म को कैसे अपनाना चाहिए, बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया है, पूरी दुनिया में स्प्रेड करा है। इवन इन्होंने अपने जो इनका जो रिलेशन था संघ के साथ में वो भी इन्होंने इसमें बताया है। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो है प्राकृत। ठीक है, तो हमें क्या है कि लैंग्वेज तो हमेशा प्राकृत है, स्क्रिप्ट बदल गई है। स्क्रिप्ट मीन्स जो लिपि जिस तरीके से लिखा गया है वो बदला है। जैसे खड़ोस्ती लिखी गई है नॉर्थ वेस्ट एरिया में, फिर ग्रीक और अरेमिक लिखी है इन्होंने वेस्ट में, और ब्राह्मी को ईस्ट ऑफ इंडिया में इन्होंने लिखा है। ठीक है, लेकिन जो मेजर क्वेश्चन आता है दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शंस, देन यू हैव टू आंसर दैट इट इज़ रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज। ठीक, फिर अदर इंस्क्रिप्शंस कैसे हैं? अदर इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो अशोक ने नहीं लिखवाए हैं। ठीक है, वो दूसरे किंग से लिखवाए हैं, लेकिन वो या तो मौर्यन किंग के बारे में बात करते होते हैं या फिर दूसरे मौर्यन किंग ने ही लिखवाए होते हैं। तो जैसे कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है जिसको रुद्रदमन ने लिखवाया था। सोहागौड़ा की कॉपर प्लेट है, गोरखपुर में है जो कि यूपी में है। फिर महास्थान इंस्क्रिप्शन बगौरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में है। ये सब मिलकर मौर्यन पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। ये हो सकता है कि हाँ मौर्यन किंग हमारे अशोक के बारे में बात ना करते हों, लेकिन टाइम पीरियड जो है मौर्यन पीरियड ही है। मौर्यन पीरियड के टाइम पर क्या क्या हो रहा था यही दर्शा रहे हैं ये इंस्क्रिप्शंस भी। फिर ये तो हो गया हमारे इंस्क्रिप्शंस की बात। नेक्स्ट है कि कुछ सामान भी बचा हुआ है, कुछ मटेरियल भी बचे हुए हैं, जैसे कि वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो हमारे घर बनते हैं वो किससे बनते हैं? ईंटों से, पत्थर से, सीमेंट से। ठीक है, लेकिन ये जो इनका महल बना हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो ईंटों का नहीं बना था, वो पत्थरों का भी नहीं बना था, वो बना था लकड़ी का। इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ अवशेष उसके मिले हुए हैं जिससे कि हमें उनके उस टाइम पर क्या कौन सा मटेरियल ज़्यादा यूज होता था ये सब कुछ हमें पता चल सकता है। तो वुडन पैलेस मिला है। फिर इनको हमें मिला है नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला है। सिल्वर एंड कॉपर के पंच्ड मार्क्ड कॉइन मिले हैं कुम्हार से। ठीक है, और दूसरे भी चीज़ें मिली हैं। ठीक, अब यह इसके बाद में हमें एक टेबल दे रखी है, ये है अशोकन एडिक्ट्स की। उसमें क्या लिखा गया है और कहाँ मिले हैं ये है टेबल। ठीक है, इसको हमें एक बार देख लेना है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर हम भूल भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ हमें याद रखनी है। जैसे कि पहला है 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स।
हमें अशोक के द्वारा लिखे गए 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, जिसमें धम्म के बारे में इन्होंने बताया है। और ये मिले हैं मनसेरा में, साहबराजगढ़ी में, कलसी में, जूनागढ़ में, सुपाड़ा में, ढौली में, जगौड़ा में, यरगुड़ी में। तो ये जो अलग अलग प्लेसेस हैं, यहाँ पर ये अलग अलग हमें रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, जिसमें धम्म के बारे में अशोक ने बताया है। नेक्स्ट इज 2 कलिंग रॉक एडिक्ट्स मिली हैं, जो कि हमें बताते हैं कि जब कलिंग वॉर हो गया था उसके बाद में अशोक के अंदर काफ़ी बड़ा चेंज आया था। तो उन्होंने उस चेंज के आने के साथ साथ अपने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस किए थे वो बताते हैं कलिंग रॉक एडिक्ट्स। ये मिले हैं ढौली में और जगौड़ा में। फिर हम ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको हमें याद रखना है। नेक्स्ट इज माइनर रॉक एडिक्ट्स, जिसको हमें बस इतना पता होना चाहिए कि माइनर रॉक एडिक्ट्स में क्या बात की गई है, कहाँ मिले, उससे हमें इतना याद नहीं रखना है, ठीक है। तो इसमें अशोक की पर्सनल हिस्ट्री के बारे में बताया गया है और उनकी धम्म के बारे में वो क्या सोचते थे ये बताया गया है। कहाँ मिली हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये हमें याद नहीं रखना है। तो ये हमें मिले सासाराम में, मस्की में, बबरू बैरत में, रूपनाथ में, गवीमत में एंड सिद्धपुर में, ब्रह्मगिरी में। तो ये इन जगह पर हमें माइनर रॉक एडिक्ट्स भी मिले हैं, जिसमें इनकी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट इज बबरू बैरत रॉक एडिक्ट्स। ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि इसमें अशोक ने बुद्धिज़्म में जब खुद को कन्वर्ट किया था उसके बारे में बात की गई है। और ये बबरू बैरत रॉक एडिक्ट्स बबरू बैरत में ही मिला है। फिर ये तो रॉक एडिक्ट्स की बात होगी, मतलब पत्थरों पर चट्टानों पर लिखा गया था वो बातें हो गई। अब इन्होंने पिलर पर भी लिखा है। तो पिलर पर जैसे 7 पिलर एडिक्ट्स हैं, जो कि रॉक एडिक्ट्स के साथ में ही लगे हुए हैं। रॉक एडिक्ट्स जो है उन पर जो लिखा गया है उसको ही हेल्प कर रहे हैं पिलर एडिक्ट्स। ये हमें याद नहीं रखना है। वैसे ये दिल्ली में है और इलाहाबाद में है, लौरिया में है एंड रामपुरवा में है। 4 माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं, जो कि अशोक जो फैनेटिज्म है उनका धर्म के प्रति, उसके बारे में बात करते हैं। सारनाथ, सांची और इलाहाबाद में है। फिर तराई पिलर एडिक्ट्स हैं, वो बुद्धिज़्म को कितना रिस्पेक्ट करते थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर है केव एडिक्ट्स, जो कि बराबर केव एडिक्ट्स है, ये हमें याद रखनी है। वो है अशोक का टॉलरेशन कितनी थी वो बताते हैं, बराबर हिल्स में है। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, हमें रखना बराबर केव इंस्क्रिप्शन को याद, और आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स को याद, और कलिंग रॉक एडिक्ट्स को याद, बस इतना याद रखना है। अब इसके बाद में जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है उसमें क्या क्या लिखा गया है ये हमें देख लेना है। इसमें पहली बात है कि इन्होंने बताया कि एनिमल को सेक्रीफाइस मत करो, फेस्टिव गैदरिंग मत करो, ठीक है। सोशल वेलफेयर के मेजर्स इनमें बताए गए हैं, कैसे हम समाज सेवा कर सकते हैं। ब्राह्मण की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिलेटिव्स एल्डर्स जो हैं उनके प्रति हमें भावनात्मक रहना चाहिए, ठीक है। दया दिखानी चाहिए एनिमल्स के लिए। धम्म के महामंत्र जो हैं उनके कैसे अपॉइंटमेंट होगा ये बताया गया है। फिर है इफ़िशिएंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, ये बताया है। जितने भी रिलीजियस सेक्ट्स हैं उनकी सबकी है उनको टॉलरेट करो, ठीक है, ये बताया है। फिर धम्म यात्रा का सिस्टम बताया है। मीनिंगलेस सेरेमनीज़ पर उन्होंने अटैक करा है, मतलब कहा है कि ये जो मीनिंगलेस सेरेमनीज़ है उनको त्याग दो। फिर है धम्म को आप फॉलो करें, युद्ध को छोड़ दीजिए, धम्म को फॉलो कीजिए, ये बताया है। धम्म क्या है ये भी बताया है। फिर उन्होंने बताया है कि कलिंग वॉर जो है उसके बारे में इन्होंने बताया है, और रिलीजियस लाइफ कैसी होनी चाहिए ये सब इसमें बताया गया है। अब ये जो मौर्याज हैं इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ इसके बारे में बात करते हैं। तो पुराण में तो इनको शूद्र कैटेगरी में डाला गया है। मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की, उसमें इनको कुलहीन बोला गया है। देन क्लासिकल राइटर जैसे कि जस्टिन है, उन्होंने बताया है कि चंद्रगुप्त ओनली जो थे वो हम्बल ओरिजिन के मैन थे। जूनागढ़ रॉक एडिक्ट जो है, रुद्रदमन ने जूनागढ़ रॉक एडिक्ट लिखवाया है, उसमें इनको बेस्ट कैटेगरी में डाला है। बुद्धिस्ट वर्ग जो है उसमें इनको शाक्य क्षत्रिय बोला गया है। और कुछ लोग जो हैं उसको बोलते हैं कि इनका नाम मौर्य इसलिए पड़ा क्योंकि ये मौर्य ट्राइब से बिलोंग करते थे। सो कंक्लूजन ये है कि ये मौर्य ट्राइब से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये कौन सी कैटेगरी में थे ये अभी भी एक कन्फ्यूजन का मैटर बना हुआ है, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इतना श्योर है कि दे वर सर्टेनली ऑफ लो कास्ट। फिर है इसमें आप ओरिजिन देख लिया। देन चंद्रगुप्त मौर्य, अब इनके किंग के बारे में पढ़ते हैं। मौर्यन किंग, हर एक किंग जो है उनकी अपनी बहुत वास्ट हिस्ट्री है और काफ़ी पावरफुल किंग रहे थे ये।
तो इसमें सबसे पहले किंग है दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब इनके बारे में हमें देखना है। तो इनका टाइम पीरियड था 322 BC टू 298 BC। चंद्रगुप्त ने क्या करा था, लास्ट नंदा रूलर जो थे धनानंद, इनको हटाया था और इनकी जगह पर खुद राजा बने थे और पाटलिपुत्र को ऑक्युपाई करा था। हेल्प किसने करी थी, चाणक्य ने। तो चाणक्य की हेल्प से धनानंद को हटाकर खुद ये पाटलिपुत्र के बन गए थे किंग मगध के। फिर 305 में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा था, सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया और उनकी जो वास्ट टेरिटरी थी वो इनके अब अंडर आ चुकी थी, जैसे कि एरिया, फिर अराशोसिया, फिर है गेड्रोसिया एंड पारोपेनिसेड। मतलब अगर हम बोले हिंदी के वर्ड्स जो हैं वो है हेरात, कांधार, बालूचिस्तान, काबुल। ये जो थे ये इन्होंने सेल्यूकस निकेटर से ले लिए थे। ठीक है, अब ये चंद्रगुप्त मौर्य की टेरिटरी में आते थे और रिटर्न में इन्होंने 500 हाथी दे दिए थे सेल्यूकस निकेटर को। फिर है ये जो ट्रीटी हुई थी, इसके अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर जो हैं इनके बीच में हिंदू कुश जो आपके पहाड़ हैं, पहाड़ी श्रृंखला है, वो बाउंड्री बन गई थी। मेगास्थनीज जो थे ग्रीक एम्बेसडर थे। अब सेल्यूकस निकेटर ने क्या करा था, अपने एक एम्बेसडर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। चंद्रगुप्त जैन बने थे। ये याद रखना है कि अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया था लेकिन चंद्रगुप्त ने जैनिज्म को अपनाया था और वो जैन बने थे। और चंद्रगिरी हिल पर चले गए थे। वो किसके साथ गए थे, भद्रबाहु के साथ गए थे और वहाँ पर ये धीरे धीरे स्टार्व होते गए, भूखमरी इनके अंदर आती गई। तो भूख के कारण खुद को इन्होंने इतना ज़्यादा स्टार्व किया था, खुद को इतना ज़्यादा भूखा रखा था कि इनकी डेथ हो गई थी। तो ये कैसे मरे थे, स्लो स्टार्वेशन की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। साथ में किसके गए थे, भद्रबाहु के। कहाँ गए थे, चंद्रगिरी हिल कर्नाटक में गए थे और जैन को इन्होंने अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर पहली बार जितना भी नदर्न इंडिया का पूरा एरिया था वो एक हो चुका था। नदर्न इंडिया पूरा इनका खुद का साम्राज्य बन चुका था। ट्रेड जो था काफ़ी फ्लरिश्ड हुआ, एग्रीकल्चर भी अच्छे से हो रहा था और जो वेट जो नाप जो हम मापदंड वाले जो आपके मेजर्स थे वो सारे स्टैंडर्डाइज इन्होंने करे थे और मनी को यूज़ करना इन्होंने सिखाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मनी को यूज़ करना सिखाया था। फिर है ये टैक्स लेते थे, सफाई पर काफ़ी ध्यान रखते थे और फमाइन रिलीफ इनका मेजर कंसर्न थे। तो ये बात हुई चंद्रगुप्त मौर्य की। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बात करते हैं बिंदुसार की। तो बिंदुसार कौन थे, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के ही सन थे जिन्होंने अपने फादर के बाद में राजपाट को संभाला था। बिंदुसार को कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि अमितोचेत, इसको ग्रीक लोग इनको बिंदुसार को ग्रीक के जो लोग थे वो इनको अमितोचेत बोलते थे क्योंकि इन्होंने अपने आर्म्स जो थे वो डेक्कन तक पहुंच गए। मतलब ये डेक्कन तक अपना साम्राज्य जो है फैलाना चाहते थे। बिंदुसार ने एंटियोकस फर्स्ट जो सीरिया के हैं उनसे कहा कि आप कुछ वाइन भेज दीजिए, कुछ ड्राइड फिग भेज दीजिए और एक सोफिस्ट भेज दीजिए। तो एंटियोकस ने वाइन भी भेजी, फिग भी भेजा, लेकिन इन्होंने कहा कि जो फिलोसफर हैं, जो हमारे यहाँ के फिलोसफर हैं वो हम नहीं भेजेंगे। उन्होंने वो मना कर दिया। बिंदुसार ने जैनिज्म को नहीं बल्कि आजीविका को अपनाया था। ये बात हुई बिंदुसार की। और अब हम देखते हैं द ग्रेट किंग अशोक के बारे में। सो अशोक का जो टाइम पीरियड है वो हमें याद रखना है, दैट इज़ 273 BC टू 232 BC का जो टाइम पीरियड है दैट इज ऑफ अशोका, द ग्रेट किंग अशोका। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो अशोक जब हैं बिंदुसार के सन थे, जब वो बॉर्न हुए थे, जब उनका जन्म हुआ था तब उनकी जो माँ थी उन्होंने ये कहा था कि अब मेरी लाइफ में कोई दुख नहीं रहा है, कोई शोक नहीं है, अब मैं अशोक हो गई हूँ। इसीलिए अशोक का नाम अशोक रख दिया गया क्योंकि मतलब क्या है कि अब उनके आने से कोई गम नहीं रहा है, कोई सौरो नहीं है। ये बताया गया है कि जो बिंदुसार की जब डेथ हो गई थी तब जो राजकुमार थे अशोक और इनके जो भाई थे उनके बीच में काफ़ी स्ट्रगल हुआ था राजा बनने के लिए। और बाद में ऐसा माना जाता है कि अशोक ने लगभग अपने 99 ब्रदर्स को मारा था फिर जाकर वो किंग बने थे। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये बात सच नहीं है क्योंकि उनके कुछ ब्रदर्स देखे गए हैं कि वो कुछ अच्छी पोस्ट पर उनके एडमिनिस्ट्रेशन में रहे थे, जैसे कि राधागुप्त जो हैं वो उनके मिनिस्टर बने थे।
ठीक है। फिर है दिस वॉर ऑफ सक्सेशन जो है 4 साल का अंतराल रहा, 4 साल तक ये लोग लड़ते रहे और उसके बाद में अशोक ने किंग घोषित किया था। अब जो है जब अशोक का अपना रूल चल रहा था उस टाइम पर जो मौर्यन एम्पायर था वो अपने क्लाइमेक्स से पहुंच चुका था। ठीक है, पहली बार पूरा सब कॉन्टिनेंट, सिर्फ जो है साउथ का कुछ हिस्सा छोड़कर पूरा कॉन्टिनेंट, जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वो एक ही रूल के अंडर आया था, दैट इज़ द मौर्य। ठीक है, द मौर्यन एम्पायर के अंडर पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आ चुका था एक्सेप्ट सम पार्ट ऑफ साउथ। ठीक है, तो ये हुआ है अशोक के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमें टेबल दे रखी है, तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जो ये रॉक एडिक्ट्स अशोक ने लिखवाए हैं इसमें अशोक ने अपने लिए कौन कौन से नाम का यूज़ किया है। और ये जो टेबल है ये देखने में सिंपल लग रही है पर इससे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो हमें इसको याद करना है, ना केवल पढ़ना है बल्कि हमें याद भी करना है। तो जैसे कि अशोक ने खुद को अशोक बोला है मस्की माइनर रॉक एडिक्ट में। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन से रॉक एडिक्ट में अशोक ने खुद को अशोक बोला है, तो हमें आंसर देना पड़ेगा मस्की। नेक्स्ट इज देव नाम प्रिया अशोक राजा। ठीक है, ये बोला है गुर्जर माइनर रॉक एडिक्ट में। राजा अशोक बोला है निट्टूर माइनर रॉक एडिक्ट में। राजा अशोक देव नाम पिया बोला है उदय गोलुम माइनर रॉक एडिक्ट में। पियादसी राजा मगध बबरू बैरत माइनर रॉक एडिक्ट में बोला है। पियादसी राजा बराबर केव इंस्क्रिप्शन में बोला है। और सिर्फ पियादसी कांधार के रॉक एडिक्ट में बोला है। अशोक मौर्य सिर्फ एक ही रॉक एडिक्ट में इन्होंने अपना पूरा नाम अशोक मौर्य बोला है, दैट इज रुद्रदमन की जूनागढ़ की रॉक एडिक्ट में। और अशोक वर्धन बोला है पुराण में, इनका नाम जो है वो यूज़ हुआ है अशोक वर्धन के तौर पर। ठीक है, फिर है अशोक ने एक बहुत ही फेमस वॉर लड़ा था जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर किसी को पता है, दैट इज़ द कलिंग वॉर। इसका टाइम पीरियड था 261 BC में। 9 साल के बाद इन्होंने जो है जब राजा बन गए थे 9 साल के बाद इन्होंने ये कलिंग वॉर लड़ा था। और इसमें इतना ज़्यादा इन्होंने बहुत ज़्यादा रूथलेस तरीके से इसमें इन्होंने लड़ा था, जिसके बाद ऐसा हुआ कि कोई बचा ही नहीं जिस पर ये रूल कर सकते थे। तब उनको एहसास हुआ कि जो वॉर है वो एक फालतू की चीज़ है, हमें प्यार से रहना चाहिए। इनके अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज आया था और तब इन्होंने बोला था कि वॉर नहीं करना है, हमें वॉर लड़ने से अच्छा है कि हम भक्ति में खुद को डिवोट करें, अच्छे से प्यार से रहें। तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है कल्चरल कॉन्केस्ट को ज़्यादा ध्यान दिया था। दूसरी बात क्या थी कि धम्मघोष, जो बेरी घोष था, वेरी घोष से रिप्लेस हो गया था धम्मघोष को। अशोक ज़्यादा एक्सट्रीम पैसिफिस्ट नहीं थे। उन्होंने ही डिड नॉट परस्यू द पॉलिसी ऑफ पीस फॉर सेक ऑफ पीस अंडर ऑल कंडीशंस। उन्होंने शांति का बदले शांति को नहीं चुना था, बल्कि उन्होंने जो कलिंग था उसको रखा। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि अब जब जीता है तो रखेंगे भी, तो उन्होंने कलिंग को रखा था अपने पास में, ऐसा नहीं करा कि कलिंग किसी और को दे दिया, जीता तो रखा भी और इसको अपने एम्पायर में भी ऐड किया था। अशोक ने मिशनरीज़ को भेजा था, चोल किंग और पांड्या किंग के पास में भेजा था अपने मिशनरीज़ को। और इन्होंने अपने जो बेटे थे और अपनी जो बेटी थी उनको इन्होंने श्रीलंका में भेजा था, जिससे कि वो बुद्धिज़्म को और ज़्यादा स्प्रेड कर सके। अब बात करते हैं अशोक के धम्म के बारे में कि आखिर अशोक का धम्म क्या था। तो अशोक का धम्म जो था वो एक ही सेक्टेरियन फेथ पर नहीं था। ठीक है, इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स थे जिससे कि आप सोशल ऑर्डर को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया था कि पीपल को अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, ब्राह्मण जो है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बुद्धिस्ट मॉन्क की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, स्लेव्स और सर्वेंट्स हैं उन पर मर्सी दिखानी चाहिए। इन्होंने बताया कि अगर ऐसा हम सब करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, तो हमें स्वर्ग मिलेगा, वरना हमें नर्क मिलेगा। और हम इस तरीके से उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आपको निर्वाण मिल जाएगा, उन्होंने स्वर्ग और नर्क की ही बात की थी जो कि हिंदुत्व में करते हैं। ठीक है, तो इससे बताया गया है कि उनका काफ़ी थोड़ा जो धम्म है वो एकदम से ऐसा नहीं है कि एक प्योरली वो बुद्धिज़्म को ही मान रहे हैं या फिर प्योरली हिंदुइज्म को मान रहे हैं, उनका मिक्स है। ठीक है, ऐसा इनका धम्म ऐसा था जिसमें इन्होंने सारी जितनी भी अच्छी चीज़ें थी वो अडॉप्ट की थी।
अब अशोक के बाद बात करेंगे लेटर मौर्यास की, जो लेटर मौर्यास के इनके बाद में जो किंग थे उनकी। तो पहली बात तो ये कि जो मौर्यन डायनेस्टी है वो 137 साल तक रही थी, उसके बाद में वो ख़त्म हुई है। अशोक के डेथ के बाद में जो मौर्यन अम्पायर था वो बढ़ चुका था। कैसे बढ़ा था? वेस्टर्न और ईस्टर्न में बढ़ चुका था। वेस्टर्न पार्ट जो था उसको इनके जो बेटे थे कुणाल, उन्होंने रूल करा था। ईस्टर्न पार्ट में दशरथ ने रूल किया था। लास्ट मौर्यन किंग थे बृहद्रथ, वो उनको असासिनेट करा था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने जो लास्ट किंग थे मौर्यन किंग बृहद्रथ, उनको मार दिया था और उसके बाद में इन्होंने खुद राजा बन गए थे और खुद की एक नई डायनेस्टी की शुरुआत की, दैट इज़ द शुंग डायनेस्टी। अब ऐसा क्यों हुआ था कि इतना अच्छा अम्पायर चल रहा था मौर्यन अम्पायर, इतना टाइम पीरियड भी चला, फिर ये डिक्लाइन क्यों हुआ, क्यों ये ख़त्म हो गया? कई रीजन थे, जैसे कि जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड था। दूसरी बात पैसिफिक पॉलिसी थी अशोका की। फिर है ब्राह्मणिकल रिएक्शंस, फिर है पार्टीशन हो गया इस पूरे एम्पायर का। बाद में जो रूलर्स थे वो वीक थे। फिर प्रेशर था इकोनॉमी पर और नेगलेक्ट करा इन्होंने, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से एट दी एंड ये पूरा एम्पायर ही एंड हो गया। अब यहाँ पर हमें एक और टेबल दे रखी है, वो टेबल है मौर्यन किंग और उनके दूसरे नाम क्या क्या थे, ये है, और इनके टाइम पर कौन सा एम्बेसडर आया था। तो पहले करते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। तो इनको सैंडोकोटस बोला जाता है, स्ट्रैबो, ऑस्ट्रेन, ये सब इनके कुलहीन, वृषाला, विशाखादत्त, ये सब बोला जाता है। बिंदुसार को अमितोचेस बोला जाता है, बिंदुपाल, सिन्हा सेना, अनभद्रसार, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार हमें बस पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है मौर्यन एम्पायर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। टिल देन कीप योर नॉलेज।